Hello students, this is the fourth video of the chapter, the Central Islamic Lands. In the last video, I had told you that how the last Caliph Ali was assassinated by Kharjis who not follow the policies adopted by Ali. So the Muawiyah made himself the next Caliph in 661, and Muawiyah belonged to Umayyad dynasty. Now Umayyad was also a prosperous clan of Quraysh tribe. Students, as I had told you in previous videos also, that Arab during the 6th century was the combination of many tribes. ट्राइब्स क्या होती हैं जिसमें क्लैन इंक्लूड होते हैं, वंश इंक्लूड होते हैं और बड़ी फैमिलीज इंक्लूड होती हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि एक ट्राइब एक ही क्लैन की बनी हो, एक ही वंश की बनी हो, उसमें और भी क्लैंस को इंक्लूड कर दिया जाता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो क्वारिश ट्राइब में कई क्लैन इंक्लूड थे, जिनमें से एक क्लैन उमायद्स भी थे, और उमायद्स ने अपना अधिकार स्टैब्लिश कर लिया था ड्यूरिंग 661 पे क्वारिश ट्राइब में. उनमें से हेड बन गया, कौन बना? मुआविया. एंड उसके बाद किस तरह से उसने कंसोलिडेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था उमा कम्युनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए. उमा कम्युनिटी किसने बनाई थी? प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाई थी, जो ऐसी कम्युनिटी थी जो एक जैसे रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, एक जैसी सिद्धांतों को, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे और मुस्लिम्स कहलाए थे. तो ये जो उमा कम्युनिटी थी, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद भी जितने खलीफ्स हुए थे उन्होंने उसको ओबे किया था. और उमायद भी, क्योंकि किसकी क्लैन थी? क्वारिश ट्राइब की, और क्वारिश ट्राइब से ही कौन बिलोंग करते थे? प्रॉफिट मोहम्मद. तो उमायद्स ने भी उमा कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया था और उसे और ज़्यादा अपने आप को उसके अंदर, उमा के अंदर कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी. अब क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े एरियाज़ पर अधिकार किया था, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लास्ट टेरिटरी डिस्ट्रॉय द खलीफत एंड बेस्ड इन मदीना एंड रिप्लेस्ड इट विद इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन पॉलिसी. अब क्योंकि पहले क्या था कि खिलाफत इस्टेब्लिश थी, और उसके बाद जब ये उमायद्स आए तो उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया. अधिकार करने के बाद उन्होंने वहाँ पर सत्तावादी राजतंत्र की इस्टेब्लिशमेंट की थी, अथॉरिटेरियन पॉलिटी को इस्टेब्लिश किया था. उमायद्स इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स. उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक बदलाव किए थे, और राजनीतिक बदलाव किए ताकि वो उम्मा में अपनी, उम्मा क्या थी? एक कम्युनिटी, उसमें अपने आप को कंसोलिडेट कर सकें, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग बना सकें. द फर्स्ट उमायद खलीफ, पहला उमायद खलीफ कौन था? मुआविया. मूव्ड विद हिज कैपिटल टू डमास्कस. उसने अपनी कैपिटल को डमास्कस बना लिया. उससे पहले कौन सी कैपिटल थी? मदीना को कैपिटल बनाया हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया हुआ था. इसको अंडरलाइन करेंगे. एंड अडॉप्टेड द कोर्ट, सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द बेंजेटाइन एम्पायर. तो उसने क्योंकि बहुत सारे जगहों पर अधिकार कर लिया था, वेस्टर्न पार्ट में अरब के अधिकार किया था बेंजेटाइन एम्पायर पर, तो बेंजेटाइन एम्पायर की पॉलिसीज़ को भी उसने अडॉप्ट कर लिया था. एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन उसने बेंजेटाइन एम्पायर जैसे ही बनाए. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस हेरिडेटरी सक्सेशन. इसके अलावा उसने वंशगत उत्तराधिकार, यानी अगर वो मर जाता है तो उसका बेटा ही जो होगा नेक्स्ट खलीफ बनेगा, ये उसने नई परंपरा शुरू की थी. बिकॉज बिफोर दैट क्या था कि जो भी स्ट्रॉन्ग होता था उसको हेड बनाया जाता था. Now and persuaded the leading Muslim to accept his son as his heir. और मनाने की कोशिश की उसने मुस्लिम्स को कि उसका जो उत्तराधिकार है उसके बेटे को ही माना जाएगा उसके बाद. These innovations were adopted by खलीफ्स who followed him. इवन उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया जो खलीफ्स उसको फॉलो कर रहे थे. and allowed the उमायद to retain power 90 years. इस तरह से नियर अबाउट 90 ईयर्स तक उमायद्स ने शासन किया, और उसके बाद अब्बासिड्स ने 2 सेंचुरीज तक शासन किया था. द उमायद स्टेट वॉज नाउ इन इम्पीरियल पावर, नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम बट एन स्टेट क्राफ्ट. अब ये जो उमायद्स थे
डायरेक्टली इम्पीरियल पावर और इस्लाम पर ही बेस्ड नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो शासन कला दिखाई थी और इसके अलावा उन्होंने जो सीरियाई सैनिक थे उन्होंने जो अपनी वफादारी दिखाई थी, और उन्होंने उमायद्स ने अपने कोर्ट में यानी अपने दरबार में क्रिश्चियन एडवाइज़र्स को भी रखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प लेने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ज़ोरेस्ट्रियन स्क्राइब्स को रखा हुआ था, ब्यूरोक्रेट्स को रखा हुआ था, ज़ोरेस्ट्रियन ब्यूरोक्रेट्स को रखा हुआ था। हावेवर इस्लाम continued to provide legitimacy to their rule। हालांकि जो इस्लाम था वो उमय्यद शासन को पूरी तरह से वैधता प्रदान करता था, लेकिन उमय्यद्स ने ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ उम्मा कम्युनिटी को या इस्लामी लोगों को ही महत्व दिया था, बल्कि उन्होंने ज़ोरेस्ट्रियन, बेंजेटाइन एम्पायर के क्रिश्चियंस, उन सभी को प्रशासन में इंक्लूड किया था। एंड द उमायद्स ऑलवेज अपील्ड, उमायद जो थे वो हमेशा किस चीज़ की अपील करते रहते थे? ऑल्सो ऑलवेज अपील्ड फॉर द यूनिटी एंड सप्रेस्ड रिपेलियन। उन्होंने यूनिटी को हमेशा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और सप्रेस करना मतलब ख़त्म करने की कोशिश की जितने भी रिबेलियंस होते थे, विद्रोह होते थे इस्लाम के नाम पर। दे ऑल्सो रिटेन्ड देयर अरब सोशल आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी अरब सोशल आइडेंटिटी को भी बनाकर रखा था। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अब्दुल मलिक, कि अब्दुल मलिक का जो रेन था, टाइम पीरियड था, एंड हिज सक्सेसर बोथ आर अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटीज़ वर स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड। अब जो मुआविया था, मुआविया के बाद अब्दा मलिक आया, तो अब्दा मलिक ने भी क्या किया कि उसने इस्लामिक आइडेंटिटी को बनाए रखने की कोशिश की, चाहे उसके दरबार में किसी भी तरह के लोग आकर रहने लगे हों या उनसे वर्क कराए जा रहे हों। एंड टुक अब्दुल मलिक टुक व एडॉप्शन ऑफ अरेबिक एज अ लैंग्वेज, अब्दा मलिक ने अरेबिक को अपनी लैंग्वेज बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक कॉइनेज, उन्होंने इस्लामिक कॉइनेज को इंट्रोड्यूस भी किया था। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से द गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम दैट हैड बीन सर्कुलेटिंग इन द खलीफत, कि खलीफत में जो गोल्ड दिनार थी या सिल्वर दिरहम थे, वर कॉपीज़, वो किसकी कॉपीज़ थे? बेंजेटाइन और ईरानियन कॉइन्स के, जिन्हें दिरारियस और दिरहम कहा जाता था। द सिम्बल्स ऑफ क्रॉसेस एंड फायर आल्टर्स एंड ग्रीक पहलवी लैंग्वेज ऑफ ईरान इंस्क्रिप्शन। अब ये जो सिक्के होते थे, इन सिक्कों के ऊपर पहले क्या होता था? बेंजेटाइन, जैसे हम देखते हैं कि बेंजेटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर जो था, उसमें सॉलिडस कॉइन चलता था, और उसके ऊपर एम्परर हेराक्लस और उसके दो बेटों की पिक्चर्स थी। यहाँ हम देखेंगे कि पोर्ट्रेट ऑफ गोल्ड दिनार स्टक बाय अब्दा मलिक, अब्दा मलिक ने फिर उसमें अपने नेम और इमेज को गढ़ दिया। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम इसमें, इस कॉइन में, द रिफॉर्म्ड दिनार वॉज प्योरली एपिग्राफिक, जो नई रिफॉर्म की गई दिनार कि अब वो किसकी थी? जो उमायद्स ने जो सिक्के बनाए थे उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता था, कलेमा लिखा होता था, एंड देयर इज़ नो गॉड, जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी भगवान नहीं है, हर जगह क्या है? अल्लाह है। एंड ही हैज़ नो पार्टनर, शरीक, कि उनका कोई पार्टनर नहीं है, कोई शरीक नहीं है, वो ही अकेले हैं और वो ही सर्वोपरि हैं। तो इस तरह से उन्होंने, अब्दा मलिक ने गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स चलाए थे, वो किससे बहुत इंस्पायर थे? वो इंस्पायर थे बेंजेटाइन और ईरानियन कॉइन्स, दिनारियस एंड दिरहम से बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे। अब यहाँ देखेंगे द 3 कॉइन स्पेसिमेन शोज द ट्रांजेक्शन ऑफ बेंजेटाइन अरब इस्लामिक कॉइनेज, की किस तरह से वो ट्रांसफ़र हुए। बेंजेटाइन के जो कॉइन थे, अब उन्हीं में बदलाव करके इस्लामिक कॉइनेज बन गए। ऑन द सेकंड कॉइन द बियर्ड लॉन्ग हेयर्ड खलीफ इन ड्रेस ट्रेडिशनल अरब रोब्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा। And it is also a unique because later they developed an antipathy towards the representation of living beings in art and craft. Abda Malik reform of coinage was linked with the reorganization of state finance। अब वो शो करता है कि उसने किस तरह से स्टेट को रिकॉग्नाइज कराया, उसके फाइनेंस को, स्टेट के फाइनेंस को, एंड इट proved to successful for 100 years and coins were stuck according to the pattern and weight of the third specimen।
Now there they give the picture of monument made by Abd Malik and a strong example of architecture of that time. The Dome of the Rock, built over a rocky mud of Abdul Malik. किसने बनाया ये? अब्दुल मलिक ने बनवाया. इज द अर्लीस्ट मेजर वर्क ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. इसको अंडरलाइन करेंगे. and created as a monument to the Muslim presence in the city of Jerusalem. जेरूसलम में इसको इसराइल में बनाया गया था इसलिए ताकि मुस्लिम प्रेजेंस को वहाँ पर भी शो किया जा सके, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े पार्ट को एक्वायर कर लिया था. इट एक्वायर्ड अ माइस्टिकल एसोसिएशन. और ये माना जाता है कि एक मुस्लिम संस्कृति के नाम पर इसका निर्माण किया गया था और पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की जो रात्रि यात्रा थी, जिसे मिराज कहते हैं, ये उस स्मारक से जोड़कर मानी जाती है. ये जो स्मारक यहाँ पर शो किया गया है, और ये इसका एक बहुत ही माइथिकल या हम इसे कहेंगे नाइट जर्नी से बिलोंग करता है प्रॉफिट मोहम्मद की, जिसे मिराज बोला जाता है. उस नाइट जर्नी को, इसको अंडरलाइन करेंगे. एंड ये इसका एक बहुत ही रहस्यमय इतिहास रहा है. नाउ वी कम टू द अब्बासिद रेवोल्यूशन. अब ये जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड करने में उमायद्स ने जो सक्सेस हासिल की थी, उसको कहीं ना कहीं उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी. For the success in centralizing Muslim polity, the Umayyad paid a heavy price. A well-organized movement called Dawa. उनके खिलाफ एक मूवमेंट चली जिसको दवा मूवमेंट कहते हैं, 750. और अब इस मूवमेंट के बाद उनकी जगह, उमायद्स की जगह किसने ले ली थी? उमायद्स की जगह ले ली थी फिर अब्बासिद्स ने, विद अनदर फैमिली ऑफ मक्कन ओरिजिन. ये भी किससे? ये जो अब्बासिद्स थे ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे? मक्का फैमिली से ही बिलोंग करते थे, मक्का से ही बिलोंग करते थे. जैसे मैंने बताया कि अरब जो था वो कई ट्राइब्स का कॉम्बिनेशन था, तो अब्बासिद्स ने वहाँ पर फिर अब अधिकार कर लिया था उनके ऊपर, उमायद्स पर को जीत कर. द अब्बासिद पोर्ट्रेट द उमायद रिजाइम एज एन एविल. उन्होंने लोगों के सामने उमायद रिजाइम को, उमायद्स के शासनकाल को एक बहुत ही भयंकर रूप बताया था. एंड उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वह दोबारा से प्रॉफिट मोहम्मद ने जो विचार रखे थे, उन्होंने जिस इस्लाम की इस्टेब्लिशमेंट की थी उसको वो आगे बढ़ाएंगे. तो इस तरह से लोगों के सामने उन्होंने अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश की थी अब्बासिद्स ने. द रेवोल्यूशन लेड नॉट ओनली अ चेंज ऑफ इस्लाम, not only a change of dynasty but changes the political structure and culture of Islam also. कि उन्होंने सिर्फ एक डायनेस्टी को ही चेंज नहीं किया अब्बासिद्स ने, बल्कि उन्होंने पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया था उमायद्स ने, या कल्चर जो इस्टेब्लिश किया था, उसको चेंज करने की कोशिश की. द अब्बासिद अपराइजिंग ब्रोक आउट द डिस्टेंट रीजन ऑफ खुरासन, ईस्टर्न ईरान. तो हम ये देखते हैं कि अब्बासिदों ने का जो विद्रोह है वो खुरासान के बहुत दूर स्थित क्षेत्रों में शुरू हुआ था. यहाँ पर दशमिक से तेज़ दौड़ने वाले घोड़े जो 20 दिन में वहाँ पर पहुँचा जा सकता था. खुरासान में अरब और ईरानियों की मिली जुली आबादी रहती थी. ये एक क्षेत्र था जहाँ पे अरब और ईरानियों की मिली जुली आबादी रहती थी. तो मतलब काफ़ी दूर था जहाँ पर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ था उस प्लेस पे. खुरासन हैड अ मिक्स्ड अरब इरानियन पॉपुलेशन विच कुड बी मोबिलाइज्ड फॉर वेरियस रीजन. द अरब सोल्जर्स हेयर वर मोस्टली फ्रॉम इराक. यहाँ पर जो अरब सोल्जर्स थे वो इराक के थे. एंड रिप्रेजेंटेड डोमिनेंस ऑफ सीरियंस ऑल्सो. सीरियंस के ऊपर अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश किया हुआ था इराक में. मोस्टली फ्रॉम इराक थे, तो उन लोगों ने सीरियंस पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ था. जबकि उमायद्स जो थे वो अपनी सेना जो थी वो उनकी सेना में सीरियन लोग ही थे. एंड द सिविलियन अरब्स ऑफ खुरासन डिसलाइक द उमायद रिजाइम. अब जो ये खुरासन के अरब्स थे, सिविलियंस जो थे, वो नफ़रत करते थे उमायद से. फॉर हैविंग मेड प्रोमिस ऑफ टैक्स कंसेशन, क्योंकि उन्होंने टैक्स कंसेशन के लिए बोला था. एंड प्रिविलेजेस वर नेवर फुलफिल्ड, उनको कभी महत्व नहीं दिया गया. As for the Iranian Muslim Mawali, they were exposed to the scorn of race-conscious Arabs and were eager to join any campaign out of
नाउ जो अब्बासिड्स थे वो डिसेंडेंट्स थे अबस के, द प्रॉफिट्स अंकल। प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद के चाचा के जो पीढ़ी थी वो ही अब्बासिड्स कहलाए थे। और उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स की हेल्प लेकर अपने आप को लेजिटिमेट साबित करने की कोशिश की थी। और इसके अलावा उन्होंने कोशिश की थी, ईरानियों को ये उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से बिलोंग करते हैं और उमायद्स ने उनके साथ जो भी अत्याचार किए हैं उस सब को वो ख़त्म कर देंगे। तो आर्मी जो थी उस टाइम पे, जो ईरानियन चला रहे थे, ईरानियन स्लेव चला रहे थे, अबू मुस्लिम हु डिफीटेड, उसने डिफीट किया उमायद खलीफ मारवा को। इसको अंडरलाइन करेंगे, लास्ट उमायद खलीफ कौन था? मारवा। सबसे पहला कौन था? मुआविया था। ये दो एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पर। इन अ बैटल ऑफ जाब में उसको हरा दिया। अंडर अब्बासिद रूल अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन। अब अब्बासिद रूल में अरब की इन्फ्लुएंस जो थी वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि उमायद्स जो थे अरब कल्चर को बहुत महत्व देते थे, लेकिन जो अब्बासिड्स थे क्योंकि उसमें ईरानियन कल्चर ज़्यादा था और पॉपुलेशन भी वहाँ पर अरब ईरानियन मिक्स्ड थी, तो ईरानियंस ही सेना में इंक्लूड थे। तो ईरानियंस का बहुत ज़्यादा वहाँ पर महत्व था, जिसकी वजह से ईरानियन कल्चर ज़्यादा इंक्रीज हुआ था एज़ कम्पेयर टू अरब कल्चर। एंड द अब्बासिद एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट बगदाद। अब यहाँ अंडरलाइन करेंगे कि उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करके कहाँ पर कर दी? बगदाद में। अब यहाँ पर हमने देखा था कि काफ़ी चेंजेस जो थे कैपिटल में टाइम बाय टाइम होते रहे थे। पहले मक्का थी और उसके बाद हमने देखा डेमास्कस थी उमायद्स के टाइम पे, और अब देखते हैं कि अब्बासिड्स के टाइम पे बगदाद हो गई। नियर द ruins ऑफ एंशिएंट इरानियन Metropolis Ctesiphon. The army and bureaucracy were reorganized on a non-tribal basis. तो अब जो आर्मी थी या ब्यूरोक्रेट्स थे, नौकरशाह थे, वो रीऑर्गेनाइज्ड किए गए। ज़रूरी नहीं था कि एक ही ट्राइब के हों, नॉन ट्राइबल बेसिस इंश्योर करते थे वो। ग्रेटर पार्टिसिपेशन था उसमें इराक और खुरासन का। अब्बासिद रूलर स्ट्रेथन द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शंस ऑफ द खलीफत। तो उन्होंने अब्बासिद रूलर्स ने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी रिलीजियस स्टेटस को, फंक्शंस को खलीफत के, पेट्रोनाइज किया इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को और स्कॉलर्स को, बट दे वर फोर्स्ड बाय द नीड ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्पायर टू रिटेन द सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द स्टेट। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्या कोशिश की थी कि अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया था, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। पैट्रोनेज देना मतलब संरक्षण प्रदान करना। लेकिन सरकार और साम्राज्य जो थे वो ये मानते थे कि उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है, कि राज्य में मतलब एक जो सेंटर हो वहीं पर सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होनी चाहिए। So they maintained the magnificent imperial architecture and elaborate court ceremonials of Umayyads. अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उमैयदों ने शानदार शाही वास्तुकला, राज दरबार के समारोह, परंपराओं को कायम रखा। अब इस तरह से पहले तो उन्हें इस बात पर गर्व था कि उन्होंने राजतंत्र को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उमायद्स उनके अकॉर्डिंग उन्होंने राजतंत्र को इस्टेब्लिश कर दिया था। तो सभी जो ट्राइब्स थे उनको समान अधिकार नहीं मिल रहा था। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी बाद में, जब उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, तो इन अब्बासिड्स को भी एक सेंट्रलाइज्ड करने की ज़रूरत पड़ी। और सेंट्रलाइज्ड कर देना मतलब कि किस चीज़ को इस्टेब्लिश कर देना? मोनोपोली को इस्टेब्लिश कर देना, एक अथॉरिटेरियनिज्म को इस्टेब्लिश कर देना। तो दोबारा से जिन्हें उमायद्स को ख़त्म करके बहुत प्राइड महसूस हो रहा था कि उन्होंने मोनार्की को ख़त्म कर दिया है, लेकिन दोबारा उन्हें भी राजतंत्र को ही स्थापित करने पर मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने भी क्या इस्टेब्लिश किया था? मोनार्की को इस्टेब्लिश कर दिया था। द ग्रेट मास्क ऑफ मुतवालिक इन समारा द सेकेंड बिल्ट इन 850, द मीनार इज़ 50 मीटर्स हाई। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मीनार को दिया गया है 50 मीटर हाई है, एंड इट्स मेड अप ऑफ ब्रिक इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामिया से इंस्पायर्ड होकर ये ब्रिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन है अब्बासिड्स की, एंड दिस वाज द लार्जेस्ट मास्क इन द वर्ल्ड।
Now we come to breakup of the खलीफत एंड राइज ऑफ सल्तनत, कि किस तरह से जो खलीफत था वो ख़त्म हो गया और सल्तनत टाइम पीरियड शुरू हुआ था। अब किस तरह से एंड हुआ था, दैट वी आर गोइंग टू डू। द अब्बासिद स्टेट बिकम वीकर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। अब्बासिद्स जो थे वो वीक होते चले गए थे 9th सेंचुरी के एंड में, बिकॉज बगदाद कंट्रोल ओवर द डिस्टेंट प्रोविंसेस डिक्लाइन। बिकॉज बगदाद का जो कंट्रोल था दूर दराज के इलाकों में वो कमज़ोर पड़ता चला गया। और वो किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी ऑफ बोथ द ग्रुप्स हु सपोर्ट ईरानियन एंड अदर ग्रुप विच सपोर्ट अरब। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि सेना और नौकरशाह जो थे उसमें अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुट जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो नियर अबाउट 810 में खलीफा हारून उल रशीद के जो बेटे थे अमीन और मामुन के जो समर्थक थे उनके बीच में भी गृह युद्ध चल गया, सिविल वॉर चल गई। और इतनी ज़्यादा गुटबंदी होने लगी, फैक्शनलिज्म होने लगा कि एक जो तुर्की गुलाम थे उन्होंने अपना एक शक्ति गुट बना लिया था जिन्हें क्या बोला गया? मामलुक बोला गया था। और शिया और सुन्नी भी आपस में लड़ रहे थे। अब शियाज जो थे फिर से जो सुन्नी रूढ़िवादिता थी, ऑर्थोडॉक्स थे सुन्नी जो लोग, उनसे वो आपस में लड़ रहे थे कि कौन सत्ता लेगा। तो शिया और सुन्नी ऑर्थोडॉक्स पीपल में भी लड़ाई चल रही थी। तो और इस वजह से नए छोटे छोटे राजवंश जो थे वो उस टाइम पे खड़े हो गए, जैसे तहरीड्स और समानिड्स एंड खुरासन, ट्रांसैक्सोनिया, तुरान एंड लैंड बियॉन्ड द ऑक्सस एंड द Tulnids in Egypt and Syria. Abbasid power was soon limited to central Iraq. अब अब्बासिड्स की पावर थी जो वो सेंट्रल इराक और वेस्टर्न ईरान में ही कन्फाइंड होकर रह गई थी। दैट टू वाज लॉस्ट इन, और वो भी कब उनकी ख़त्म हो गई? 945 में। व्हेन द बुय्यद अशय्यद क्लैन, एक जो शिया क्लैन थी बुय्यद्स, उन्होंने कैस्पियन रीजन जो था ईरान का उसको कैप्चर कर लिया था। एंड द बुय्यद रूलर्स एज्यूम्ड वेरियस टाइटल्स। इस तरह से उन बुय्यद रूलर्स ने बहुत सारे टाइटल्स को एक्वायर किया, इंक्लूडिंग द एंशियंट ईरानियन टाइटल शहनशाह। अब यहाँ से जो था खलीफत का अंत हुआ और जो सल्तनत पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि शहनशाह मतलब राजाओं का राजा, बट नॉट दैट खलीफ। दे कैप्ट द अब्बासिद खलीफ एज अ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने जो, क्योंकि ये शिया थे, जिन्होंने बुय्यद्स कौन थे? शिया थे, उन्होंने शहनशाह की उपाधि धारण की थी। लेकिन सुन्नी जो लोग वहाँ पर रहते थे उनको भी उन्होंने वहाँ पर रखा और उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के एक प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में उन्होंने वहाँ पर रहने दिया था। द डिसीजन नॉट टू अबॉलिश खिलाफत वॉज अ शॉर्ट वन। हालांकि खिलाफत को ख़त्म ना करना एक बहुत ही चतुराईपूर्ण कार्य था, बिकॉज जो अन्य शिया राजवंश थे, जैसे फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामिक जगत पर शासन करे, और फातिमिड्स जो थे वो संबंध जो थे शिया संप्रदाय के साथ एक उप संप्रदाय इस्माइली से था। उसका दावा था कि पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं। अब वो ये मानते थे कि ये जो हैं वो फातिमा की बेटी, फातिमिड्स जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा से संबंध रखते हैं। फातिमिड्स बिलोंग टू इस्माइली सबसेक्ट ऑफ Shiism मतलब शिया, and claim to the descendant from the prophet's daughter Fatima, and hence the sole rightful rulers of Islam। तो वो ये मानते थे कि वो इस्लाम के वाकई में सोल रूलर कि वो ही हैं जो इस्लाम के रूलर एक्चुअल में हैं। दे कॉन्कर्ड इजिप्ट इन 969 में उन्होंने इजिप्ट को कॉन्कर किया एंड इस्टेब्लिश द फातिमिद खलीफत। और उन्होंने किस चीज़ को इस्टेब्लिश किया? फातिमिद खलीफत को। एंड द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट
Fustat was replaced by a new city काहिरा, यानी कि फुस्तात जो उसकी पुरानी राजधानी थी अब नई सिटी काहिरा को राजधानी बनाया गया। फाउंडेड ऑन द डे ऑफ द राइज ऑफ प्लैनेट मार्स, जिसको ये माना जाता है कि उसको कब बनाया गया था, जब प्लैनेट मार्स राइज हुआ था। द टू राइवल डायनेस्टीज पैट्रोनाइज शैय्यद्स, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स एंड स्कॉलर्स। अब टू राइवल डायनेस्टीज यहाँ पर किस किस को बोला गया है, एक तो बुहावी यानी जो हमारे बुय्यद्स थे, और फातिमिड्स जो राइवल शैय्यद ही थे, और शैय्यद मतलब कि शिया थे, और एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स और स्कॉलर्स को उन दोनों डायनेस्टीज़ ने पैट्रोनाइज्ड किया था, उनको शरण दी थी। बिटवीन 950 to 1200 इस्लामिक सोसाइटी वॉज हेल्ड टुगेदर नॉट बाय अ सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर और अ सिंगल लैंग्वेज, क्योंकि इस टाइम पीरियड में 950 से लेकर 1200 तक इस्लामिक सोसाइटी जो थी वो सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज ही वहाँ पर नहीं थी, जैसे अरेबिक, बट बाय कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑल्सो। तो सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर और अ सिंगल लैंग्वेज ऑफ कल्चर अरेबिक, बट बाय कॉमन इकोनॉमिक कल्चर पैटर्न्स। तो वहाँ पर आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से वो एकजुट बना रहा था, और राजनीतिक विभाजन के बाद भी एकता कायम करने के लिए राज्य और समाज को अलग अलग देखा गया। क्योंकि राजनीतिक विभाजन मतलब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर राइवल डायनेस्टीज थी, तो राजनीतिक विभाजन तो था ही, लेकिन यहाँ पर और इस्टेब्लिश करने के लिए, एकता को इस्टेब्लिश करने के लिए, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हम राज्य को, स्टेट को और सोसाइटी को अलग अलग तरीके से देखेंगे। अब जो इस्लाम था, उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फ़ारसी का तो विकास वहाँ पर बहुत हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर पर्शियन एज अ लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर एंड द मेच्योरिटी ऑफ द डायलॉग बिटवीन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस जो थी यानी बुद्धिवेता जो थे वो मेच्योरिटी से भरे हुए डायलॉग्स को इंटरचेंज करते थे। स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, मर्चेंट्स मूव फ्रीली। उस टाइम पीरियड में इस्लामिक लैंड में जो स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी इधर उधर घूमने फिरने की और अपने विचारों को रखने की। एश्योर द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड मैनर्स, और उन्होंने किस चीज़ को एश्योर किया था, उन्होंने विचारों, तौर तरीक़ों का प्रचार प्रसार किया था। और इवन कुछ अपने धर्म परिवर्तन के बाद भी इतने निचले लेवल तक गिर गए कि विलेजेस तक उन्होंने अपने लेवल को गिरा लिया था कन्वर्शन की वजह से। मतलब वो जो मर्चेंट्स वगैरह थे वो भी, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया अपना। एंड द मुस्लिम्स पॉपुलेशन लेस देन 10% इन उमायद एंड अर्ली अब्बासिद पीरियड इंक्रीज्ड एनॉर्मसली, कि उमायद और अब्बासिद्स के टाइम पे 10% ही थे जो मुस्लिम्स, अब वो इस टाइम पीरियड में काफ़ी बढ़ गए थे। एंड इस्लाम एज अ रिलीजन एंड कल्चरल सिस्टम सेपरेट फ्रॉम अदर रिलीजन बिकम मच शार्पर, कि अदर रिलीजन से वो ज़्यादा शार्पर हो गया जो इस्लाम था, विच मेड कन्वर्शन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे थे। अ थर्ड एथनिक ग्रुप वॉज एडेड टू अरब एंड इरानियंस। अरब और इरानियन में अब एक अलग तीसरा ग्रुप भी इंक्लूड हो गया था, और वो कौन सा था, तुर्किश सल्तनत्स। इन द 10th एंड 11th सेंचुरी द तुर्क्स वर नोमैडिक। तुर्क एक नोमैडिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की स्टेप्स में, ग्रासलैंड में। तुर्किस्तान नॉर्थ ईस्ट ऑफ द एरल सी अप टू बॉर्डर ऑफ चाइना, वो ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। तुर्क भी किस में कन्वर्ट होने लगे थे, इस्लाम में। अब 3 तरह के एथनिक ग्रुप हो गए सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, अरब्स, इरानियंस, एंड थर्ड इज तुर्क। They were skilled riders and warrior and entered the Abbasid and Samanid and Buyid एडमिनिस्ट्रेशन एज स्लेव एंड सोल्जर। वो एंट्री कैसे हुए थे, ए स्लेव और सोल्जर्स के रूप में वो एंटर